शो की शुरुआत एक बेहद अहम मुद्दे के साथ, जीवन बीमा के क्लेम का पे आउट कैसे तय करें। जी हाँ, एक टर्म प्लान खरीदना आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है और समझदारी भरी वित्त योजनाओं में से एक ये बहुत ही अहम फैसला होता है। लेकिन अगर कभी क्लेम करना पड़े तो उसके बाद क्या होता है, ये एक ऐसा सवाल है जिसके लिए ज्यादातर परिवार जो है वो तैयार नहीं होते हैं। जब किसी पॉलिसी होल्डर का निधन होता है तो परिवार को एक बड़ी रकम मिलती है और इस पैसे का सही इस्तेमाल ही तय करता है कि आगे उनका जीवन आर्थिक तौर पर कैसे या तो सुरक्षित रहेगा या मुश्किलों में फंस जाएगा। लमसम पे आउट या स्टैगर्ड पेमेंट, खर्च करें, बचाएं या इन पैसों को सही तरीके से निवेश करें। परिवार इन फैसलों में उलझ जाते हैं और कई बार गलत कदम उठा लेते हैं। तो सवाल आज का यहाँ पर यह है कि क्या आपको अभी से अपने टर्म प्लान के पे आउट की प्लानिंग कर लेनी चाहिए? नहीं की है तो कैसे कर लेनी चाहिए? पॉलिसी खरीदते वक्त किन विकल्पों पर विचार करना जरूरी है? सबसे अहम बात, कैसे आप आज अपने परिवार को गाइड कर सकते हैं ताकि कल जब जरूरत हो तो वो ही फैसले ले सके आपके ना रहते हुए। तो आज हम बहुत सारे मुद्दों पर बातचीत करेंगे, पे आउट ऑप्शंस जानेंगे, निवेश की सही रणनीतियां समझेंगे और किस तरह से मानसिक तौर पे आप तैयार रह सकते हैं अपने परिवार को भविष्य में आत्मनिर्भर बनाने के लिए, उनको तैयार कर सकते हैं। क्योंकि बीमा लेना ही काफी नहीं होता है, जरूरी है जब वक्त आए तो आपका परिवार जानता हो कि इन पैसों का करना क्या है। मेरे साथ जुड़ गए हैं खास मेहमान, हर्ष फी ओनली इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स, दीपक आनंद, फाउंडर माइंड इंश्योरेंस क्लब। आप दोनों का स्वागत है हमारी इस बेहद खास पेशकश में। और आज का ये मुद्दा जितना सुनने में आसान लगता है, हकीकत में जब ये करना होता है तो बहुत मुश्किलें सामने आती है। और बेसिक मुश्किल आमतौर पे जो देखी गई है दीपक, वो ये है लोगों को जागरूकता नहीं होती है, लोगों को इस में समझाया नहीं जाता है। लोगों को, परिवारजनों की बात कर रही हूँ, लोगों से मेरा मतलब है कि अपनी परिवार के साथ बैठकर कोई इस बारे में बात नहीं करता है कि मेरे ना रहने पे जो आपको मेरा इंश्योरेंस का पैसा मिलेगा उससे आप क्या करेंगे। आप सब कुछ सोच लेते हैं, उसके मुताबिक आप शायद टर्म प्लान भी ले लेते हैं, आपको लगता है कि इतना कवर पर्याप्त होगा। लेकिन आपके बाद दीपक, आपके बाद जिनको इन पैसों का इस्तेमाल करना है, जिनको इन पैसों को सही तरीके से निवेश करना है, बचाना है या जो भी नीति है जरूरत के हिसाब से उन्हें करना है ना, और उसको लेकर ही उनको जागरूकता नहीं है। तो बड़ा मुश्किल टाइम होता है ये डिसीजन लेना, क्योंकि आपका कोई बहुत ही करीब का निधन हुआ है। तो इस टाइम पे हो सकता है कि बहुत लोग आपको मदद भी कर रहे हैं। तो एक फाइनेंशियल डिसीजन लेना, वो भी एक वीक मोमेंट पे, वो बड़ा ही मुश्किल काम होता है। एक तो पहले समझ लेते हैं कि पैसे किस तरह आपको मिल सकता है। एक तो आप लमसम ले सकते हो, आप पूरा जितना कवर है, मान लीजिए 1 करोड़ का कवर था तो पूरा 1 करोड़ ले सकते हैं। या फिर आप पार्ट लमसम, मतलब मान लीजिए 50 लाख या 50 लाख लमसम में ले लेते हैं और बाकी अमाउंट आप मंथली पेमेंट्स में ले सकते हो फॉर अ डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम। या कुछ और भी कॉम्बिनेशंस हैं कि आप सिर्फ मंथली इंस्टॉलमेंट्स में ले, या फिर कुछ इंक्रीजिंग भी होते हैं। मगर प्रॉपर्टी मोस्ट प्रिफर्ड मेरे हिसाब से लमसम होना चाहिए कि आप अपना जितना भी कवर अमाउंट है वो पे आउट ले ले, और अगर कोई लोन्स हैं, ईएमआईज हैं, तो उसको आप खत्म कर दें, क्योंकि आपका घर का एक अर्निंग मेंबर का इनकम अब नहीं बचा है। तो बहुत जरूरी है कि जितने भी डेट हो वो जल्दी जल्दी खत्म कर दिया जाए। तो मेरे हिसाब से आपको जो भी पैसे बचते हैं वो सबसे सेफ वेन्यू में डालना चाहिए। कोई अग्रेसिव स्ट्रैटेजी को नहीं अपनाना चाहिए, ज्यादा रिटर्न्स को नहीं टारगेट करना चाहिए। तो मैं तो रेकमेंड करूंगा कि आप पैसे एफडी में ही डालें। हो सके तो उसको आप स्प्लिट करें 2-3 बैंकों में, और 1-1 लाख का एफडी बचा बना के डालें अलग अलग टेन्योर का, जिससे आपको रेगुलर इनकम भी आता रहेगा और थोड़े बहुत इंटरेस्ट भी मिलेंगे। अगर आप अर्निंग नहीं है तो चांसेस है कि आपको टैक्स भी नहीं होगा, क्योंकि आप टैक्स स्लैब पे नहीं आएंगे। और अगर आता भी है तो मेरे हिसाब से वो सेफ्टी काफी ज्यादा रहता है। आप अगर जा सकते हैं म्यूचुअल फंड्स की तरफ भी, बट वो थोड़ा अग्रेसिव है। अगर
पैसे अगर मार्केट्स डाउन है, आपको लॉस हो जाते हैं, तो बहुत मुश्किल टाइम पे वो सब भी सिचुएशन को आपको संभालना पड़ेगा। तो मेरा रिकमेंडेशन यही रहेगा कि एब्सोल्युटली सेफ स्ट्रैटेजी को ही अपनाएं। तो हर्ष, दीपक के मुताबिक आपको सेफ स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए। लमसम पे आउट जो है उनको ज़्यादा सही लगता है, फिक्स डिपॉजिट जैसे पर विकल्प उनको सही लगते हैं। जिस 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 समय की हम कर रहे हैं वो बहुत केस स्पेसिफिक बात भी है। हर किसी के ऊपर कितना कर्ज है, उनके जिंदगी के ऊपर क्या क्या फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी वो जो छोड़ के जा रहे हैं, अब आगे परिवार कैसे उसको आगे बढ़ाए, ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम ये बातचीत करेंगे, क्योंकि ये कोई केस स्पेसिफिक नहीं है। जनरली हम डिस्कस कर रहे हैं कि क्या कुछ किया जा सकता है। तो सेफर ऑप्शंस में आपको लेना चाहिए, लमसम पे आउट लेना चाहिए। अब परिवार अगर ऐसा हो जिसको लमसम ऑप्शन का इस्तेमाल तुरंत प्रभाव से नहीं समझ में आ रहा है, तो सारे के सारे पैसे क्या फिक्स डिपॉजिट में डाल दिए जाएं? आपके ऊपर खर्च आपके जो सामने है उसका आकलन आपको कैसे करना चाहिए, भले ही वो फिक्स डिपॉजिट हो या किराए का पैसा हो या बच्चों की पढ़ाई लिखाई का कोई खर्च हो। तो ये सब स्ट्रैटेजीज जो है आपको एक बार बैठकर किसी से सलाह लेकर आगे बढ़ना चाहिए। बुनियादी तौर पे लिस्ट ऑफ प्रायोरिटीज में क्या क्या चीजें पहले होनी चाहिए? हर तो मैं आपके लास्ट सवाल से अगर शुरू करूं कि लिस्ट ऑफ प्रायोरिटीज में क्या होना चाहिए, तो आई दीपक ने भी वही बात कही, आप भी शायद वही कह रही हैं कि सबसे ज्यादा प्रायोरिटी होनी चाहिए कि सही एडवाइस लो। और सही एडवाइस, फिड्यूशियरी एडवाइस आपके पास होनी चाहिए आज, जब कोई आप उस एडवाइस को इमोशनल नहीं ले रहे। आप आज हो सकता है कि टर्म इंश्योरेंस एक ऐसी चीज है कि भगवान ना करे उसकी जरूरत पड़े आपके परिवार को, तो उसकी प्लानिंग अगर आपने पहले से कर रखी है तो आपको लमसम ही लेना चाहिए। और उसको कैसे यूज करेंगे उसके लिए अगर आपके पास फिड्यूशियरी एडवाइस अवेलेबल है, तो आपको ये सारी चीजें उस समय आपकी क्या जरूरत है। बिकॉज आज ये कहना कि इसको फिक्स डिपॉजिट में डालिए, इट डिपेंड्स, इसका कोई एक जवाब नहीं होता। ये लोगों की प्रोफाइल पे डिपेंड करता है, उनकी जरूरतों पे डिपेंड करता है, उनकी दूसरे इनकम सोर्सेस, दूसरे एसेट सोर्सेस पे डिपेंड करता है। एक सिंगल जवाब इसका सही हो नहीं सकता, वो टीवी पे नहीं मिल सकता 2 मिनट के अंदर। उसके लिए आपके पास एक भरोसेमंद एडवाइजर जो आपके इंटरेस्ट सबसे सर्वोपरि रखे, अपने इंटरेस्ट के भी ऊपर। ये इशू आ रही है चूंकि एडवाइजर्स शायद वो नहीं, उनको ये भरोसा नहीं, और इसीलिए आपको पता है कि इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स का एसोसिएशन है, एसोसिएशन ऑफ रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स, और ये जरूरत बहुत बड़ी है। इसलिए हमने आर्या ने बेसिकली टाई अप किया है कोटक लाइफ इंश्योरेंस के साथ, जो शुरू किया है एक लाइफ कंटिन्यूएशन। बेसिकली इसमें जो क्लेमेंट फैमिलीज हैं उनको फिड्यूशियरी एडवाइस एक जनरल वेबिनार के थ्रू दिया जाएगा, और वो बहुत एक इम्पोर्टेंट सर्विस है। बट आइडियली ये क्लेम मिलने के बाद नहीं होनी चाहिए, ये आप पॉलिसी खरीदते समय आपके पास वो सही एडवाइस होनी चाहिए। इसी खरीदते वक्त एडवाइस होनी चाहिए, और तभी आपको स्ट्रक्चर भी बनाना चाहिए कि इसका इस्तेमाल कहाँ और कैसे होगा। और वही जब आपको अपने परिवारजनों के साथ बैठ बताना चाहिए कि मैंने ये सब प्लान बनाया है आपके भविष्य के लिए। दीपक, आपके साथ आपसे सवाल मेरा ये है, ठीक है पेमेंट आपको सही लगता है, पे आउट आपको सही लगता है, किसी को अगर स्टैगर्ड चाहिए हो या हर महीने राशि चाहिए हो तो वो कैसे प्लान आउट करनी चाहिए? क्योंकि आजकल तो टर्म इंश्योरेंस में तमाम तरह के विकल्प हैं, जो आपको राशि दी जाएगी उसको आप डिसाइड कर सकते हो कैसे चाहिए। किस सूरत में हम ये डिसाइड करें कि हमें ये हर महीने चाहिए, छमाही चाहिए या चंक्स में चाहिए? तो अगेन स्ट्रेट आंसर ये ही रहेगा कि अगर आपको एक रेगुलर इनकम चाहिए, और ये एंटिसिपेटरी है कि अगर आप लग रहा है कि लमसम अगर पैसे मिल जाए तो उससे कुछ खास फैमिली को, ये डिसीजन एक्चुअली पॉलिसी होल्डर लेता है कि मरने के बाद फैमिली या नॉमिनीज को कैसे पैसे मिलने चाहिए। तो एक तो है, अगर डर लगता है
लमसम मिलेगा तो ठीक से यूज नहीं होगा, कुछ और लोग ले लेंगे, इनके पास हेल्प नहीं रहेगा, उतना अमाउंट को किस तरह हैंडल करने सही सलाह नहीं मिलेगा, तब वो शायद बेटर यही समझेंगे कि इसको मंथली पेमेंट्स में ले, और आप इंश्योरेंस कंपनी को बता सकते हैं कि लमसम में ना दें और मंथली पेमेंट्स में दें। मंथली पेमेंट्स का ये फायदा है कि आ, आपको एक रेगुलर इनकम 10 साल के लिए, 15 साल के लिए मिलता रहेगा, तो वो भी एक अच्छा खासा सेफ्टी नेट है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि लमसम मिला और फैमिली वाले या घर परिवार वाले उस पे नजर रख के पैसे उठा लिए और आपके वीक मोमेंट पर कुछ आपका मदद हो गया, कुछ फैमिली वालों का मदद हो गया, मगर 5 साल बाद आप जीरो पे आ गए हैं और आपको फिर से बहुत दिक्कत होगी। तो रेगुलर इनकम उस हिसाब से एक काफी अच्छा ऑप्शन है। चर्चा में काफ़ी हद तक ये इस्टेब्लिश हो चुका है कि जो चीज़ें आपको पॉलिसी लेते वक्त प्लान करनी चाहिए और कुछ चीज़ें जो कि पॉलिसी लेने के बाद मदद के तौर पे आपको दी जाती है, उसने भी काफ़ी उसका एग्जाम्पल दिया। हर्ष, अब सवाल मेरा ये है, लमसम पेमेंट अगर आपको मिलता है, किन सूरतों में आपके पास रेगुलर पे आउट मिलना चाहिए? दीपक ने समझाया है। अब अगर ये शो कोई देख रहा है और उनके हाथ में लमसम अमाउंट हो और अगर वो चाहते हैं उसको निवेश करना, वो किस तरह से निवेश कर सकते हैं? कितना पोर्शन डेट में जाएगा, कितना पोर्शन इक्विटी में जाएगा? आपको अपनी ज़रूरतों को पहले लिस्ट डाउन करना चाहिए, सबसे बड़ी बात है। अकेले नहीं कर सकते तो आप किसी प्रोफेशनल के पास जाइए। मान लीजिए उतनी अगर किसी के पास जानकारी नहीं हो, उतने इक्विप्ड नहीं हो जाने के लिए, या कोई मदद अवेलेबल नहीं हो, तो किन सूरतों में ये डिसाइड करें कि ये पैसा 5-6 साल के बाद चाहिए तो यहाँ निवेश करें, ये पैसा 1-2 साल बाद चाहिए तो यहाँ निवेश करें? सोने में अच्छा रिटर्न दिखाई दे रहा है, अभी तक उचित दामों पर सोने पे निवेश करेंगे तो आगे अगर थोड़ा सा टूट गया सोना तो घाटा हो जाएगा। ये सब जो आपके निर्णय हैं, ये कैसे लिए जाए मौजूदा समय में? हर्ष, तो बेसिकली जो सवाल आपने पूछा, तो अगर मैं उसका अनुवाद करूं तो ये है कि कौन सी मछली खरीदनी चाहिए। ओके, मैं ये कहता हूं कि आपके पास कैसे मछली पकड़नी चाहिए वो आना चाहिए। आई थिंक एडवाइस भी कम, एक सिंगल एडवाइस किसी सब के लिए, कोई व्यूअर को सब मिला भी है तो मेरी सिंगल पॉइंट एडवाइस उसको ये है कि एक अच्छे एडवाइजर के पास जाइए, वो बहुत जरूरी है। और उस एडवाइजर से पूछिए कि भाई साहब आप पैसे कैसे बनाएंगे, मेरे को जो एडवाइस देंगे उससे पैसे कैसे बनाएंगे। और अगर वो आपसे फी लेके पैसे बनाएगा तो मेरे ख्याल से जो एडवाइस आपको मिलेगी वो शायद बेटर होगी बनिस्पत उसके कि जो पैसे बनाएगा, जिसको पैसे बनते हैं कमीशन से फ्रॉम अनदर पार्टी। ऐसा नहीं है कि कमीशन सही नहीं है, पर उसमें गलत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि जो लोग फीस लेके करते हैं वो हमेशा सही एडवाइस देंगे, लेकिन उसमें गलत होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो मेरे ख्याल से सही एडवाइजर के पास चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट सलाह होगी, न कि इतना डेट में डालिए, इतना गोल्ड में डालिए। ये मेरे ख्याल से सही एडवाइस नहीं होगी। और एक चीज बिल्कुल मत करिए कि कोई चीज, और वो सब चीज के लिए लागू होती है, जिसको लमसम मिला हो या जिसको नॉर्मल इन्वेस्टमेंट करना हो, जस्ट बिकॉज पिछले साल गोल्ड ने अच्छा किया तो गोल्ड में डाल दिया, पिछले साल इक्विटी ने अच्छा किया तो इक्विटी में डाल दिया। अगर आप पास्ट रिटर्न्स को चेस करेंगे तो फ्यूचर में आपको दिक्कत ही आएगी, ये डेटा क्लियरली प्रूव करता है। तो मेरे ख्याल से अच्छे एडवाइजर के पास जाइए, और उसके अच्छे एडवाइस के लिए आपको फीस देनी पड़ती है, वो फीस दीजिए। दैट इज एडवाइस। चलिए, वरना दर्शक रोजाना बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर भी देख सकते हैं। आप जैसे मेहमान आते हैं हमारे शो में, जिनके जरिए हम उनको गाइडेंस दिलाने की कोशिश करते हैं। बहरहाल, दीपक आपका और हर्ष आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप दोनों ने समय दिया और दर्शकों से बातचीत की इस मुद्दे पर। तो बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर में हमारा मकसद बस यही है कि जीते जी आपको पैसे कमाना सिखाए ही, लेकिन अगर आप इकलौते कमाने वाले हैं अपने परिवार में और आर्थिक जिम्मेदारियां आपके ऊपर हैं, तो किन बातों का ख्याल आपको रखना चाहिए। कुछ डेटा और कुछ बातें जो हमने चर्चा में की हैं, एक बार आपको दिखाते हैं स्क्रीन पर, और आपको भी एक बार ये बात पता होनी चाहिए कि जब आप अपने लिए टर्म इंश्योरेंस ले रहे हो उसी वक्त, क्योंकि आप जब टर्म
इंश्योरेंस ले रहे हैं तो आप आकलन करते हैं आपके ऊपर किस तरीके की जिम्मेदारियां आर्थिक तौर पे, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, ये सब तब है आपके ना रहते हुए। जब परिवार के ऊपर ये सारी जिम्मेदारियां आएंगी तो वो कैसे इसको निभाएंगे। तो बच्चों की पढ़ाई लिखाई का खर्च आपको कैलकुलेट करना होगा। अगर आपके ऊपर कोई लोन है और आपके ना रहने पर वो लोन की राशि भारी पड़ सकती है आपके परिवार पर, उनके लिए दिक्कतें हो सकती हैं, तो वो भी आपको अपने टर्म कवर में शामिल करना है। इसीलिए कहा जाता है कि जब भी टर्म इंश्योरेंस लें, हमेशा सुनिश्चित करें कि आपकी जो एनुअल इनकम है, आपकी जो सालाना कमाई है, उससे लगभग 10 से 12% ज़्यादा आपको कवर लेना है और उसमें ये सारे खर्चे इंक्लूडेड होने चाहिए। और तब जाके अपने लिए एक कवर तय कीजिए। और अब कवर जब अगर ऐसी नौबत आ गई, सिचुएशन लाइफ में ऐसी आ गई कि आपके परिवार को आपके इंश्योरेंस का पैसा दिया जाए, तो उन्हें ये पता होना चाहिए कि इसमें से कौन सा खर्च कहाँ जाने वाला है। मसलन बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए अगर कोई खर्च है तो उसको आप पहले ही किसी डेट फंड में आप डाल दीजिए और वहाँ पर वो पैसे जो हैं सुरक्षित रहेंगे, स्टेबल रिटर्न भी आपको मिलेगा। सारे पैसों को निवेश करने की जरूरत नहीं है, योजनात्मक तरीके से आपको आगे बढ़ना है। और वो आप कैसे बढ़ेंगे, खुद अपने खर्चों का आकलन करके, आपके ऊपर जो आर्थिक जिम्मेदारियां हैं उनका आकलन करके पैसों को आप निवेश करेंगे। तो कुल मिला के हमारा मकसद बस यही है, क्योंकि टर्म इंश्योरेंस खरीद लीजिए ये आपको हर कोई बताता है, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि जब ये पैसे हमारे हाथ में आएंगे तो हम इसका करें क्या। यही मकसद से हम ये चर्चा जो है आज अपने शो में की। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं फिलहाल और ब्रेक के उस पार भी निवेश को लेकर बातचीत जारी है, बने रहें।